नमस्कार दोस्तों, पाथवे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर से जुड़े 75 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते हैं और आज का ये शानदार सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Who among the following is considered the real executive authority, de facto executive of a state in India? यानी भारत में किसी राज्य का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी किसे माना जाता है? So the correct answer is option B, the chief minister. मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और दैनिक प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करता है। राज्यपाल केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि सभी महत्वपूर्ण नीतियां और फैसले मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 164। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये राज्य में चुनी हुई सरकार के गठन का मुख्य संवैधानिक आधार है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? यानी किसी भारतीय राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 25 ईयर्स। मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए यदि वह विधानसभा का सदस्य है। विधान परिषद का सदस्य होने पर न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसलिए भारत में मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष को न्यूनतम आयु माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, The chief minister holds office during the pleasure of the, यानी मुख्यमंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? So the correct answer is option D, गवर्नर। संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल उन्हें कभी भी हटा सकता है। जब तक मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत साबित करने की शक्ति है, वे पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर? यानी मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गवर्नर ऑफ द स्टेट। पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इन शपथों का सटीक प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में स्पष्ट रूप से दिया गया है, जिसका पालन करना हर मंत्री के लिए अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6, टू हुम डज द चीफ मिनिस्टर सबमिट देयर रेजिग्नेशन? यानी मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द गवर्नर। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देना चाहते हैं या विधानसभा में विश्वास मत हार जाते हैं, तो उन्हें अपना औपचारिक इस्तीफा सीधे राज्य के राज्यपाल को सौंपना होता है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे का सीधा मतलब पूरी मंत्रिपरिषद, कैबिनेट का स्वतः भंग होना है। क्वेश्चन नंबर 7, हु एक्ट्स एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न्ड जोनल काउंसिल? यानी संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द चीफ मिनिस्टर। प्रत्येक जोन में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर एक वर्ष के लिए क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ध्यान रहे कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी क्षेत्रीय परिषदों के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Which article details the duties of the chief minister regarding the furnishing of information to the governor? यानी राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का विवरण किस अनुच्छेद में है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 167। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के उस कर्तव्य को रेखांकित करता है
जिसके तहत उन्हें राज्य प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देनी होती है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कैबिनेट के बीच मुख्य संचार कड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, यानी राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इस अहम भूमिका में वे राज्य के आर्थिक विकास की रणनीतियों को निर्देशित करते हैं, नीतियां बनाते हैं और संसाधनों के उचित आवंटन को भी सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर्स इज अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर, विद इन व्हाट पीरियड मस्ट दे गेट इलेक्टेड, यानी यदि राज्य विधान मंडल के गैर सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है तो उन्हें कितने समय में चुना जाना चाहिए? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 6 मंथ्स। संविधान के अनुसार कोई भी गैर विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर राज्य विधान मंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर डिटर्मिन्ड बाय द, यानी मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेट लेजिस्लेटिव। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते संविधान द्वारा तय नहीं किए गए हैं, बल्कि इन्हें समय समय पर राज्य विधान मंडल यानी स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा निर्धारित किया जाता है। यही कारण है कि भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वेतन काफी अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, यानी स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थीं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ने भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा था। उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य किया, जिसने राज्य स्तर पर महिलाओं के लिए उच्च नेतृत्व के पदों का मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर 13, इन द इवेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स सडन डेथ, व्हाट हैपन्स टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु की स्थिति में मंत्री परिषद का क्या होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स। मुख्यमंत्री की मृत्यु या इस्तीफे से पूरी मंत्री परिषद अपने आप भंग यानी डिसॉल्व हो जाती है। इसके बाद राज्यपाल को नई सरकार बनाने के लिए बहुमत दल के नए नेता को आमंत्रित करना पड़ता है। मुख्यमंत्री कैबिनेट की मुख्य धुरी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, द चीफ मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल विच इज हेडेड बाय द, यानी मुख्यमंत्री अंतर राज्य परिषद के सदस्य होते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अंतर राज्य परिषद के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। ये केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और भारत के प्रधानमंत्री इसके स्थायी अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु एडवाइज द गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर राज्यपाल को सलाह कौन देता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री राज्य के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देते हैं। इनमें राज्य के एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मुख्य रूप से शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द चीफ मिनिस्टर बिलोंग्स टू द अपर हाउस या लेजिस्लेटिव काउंसिल दे, यानी यदि मुख्यमंत्री उच्च सदन या विधान परिषद से संबंधित हैं तो वे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कैनॉट वोट इन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं
तो वे विधानसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान वे विधानसभा में वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वे उस विशिष्ट सदन के चुने हुए सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। Who allocates and reshuffle the portfolios among the state ministers? यानी राज्य के मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल कौन करता है? So the correct answer is option C, the chief minister. अपने मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करना और आवश्यकता अनुसार उनमें फेरबदल करना विशेष रूप से मुख्यमंत्री का अधिकार है। ये शक्ति सुनिश्चित करती है कि मुख्यमंत्री का पूरी कैबिनेट और राज्य की प्रशासनिक मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण रहे। क्वेश्चन नंबर 18। द चीफ मिनिस्टर कैन रेकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर। यानी मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से कब कर सकते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एट एनी टाइम। सत्तारूढ़ सरकार के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री के पास यह अधिकार है कि वे अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी किसी भी समय राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकते हैं, जिससे राज्य में नए चुनाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। Which state saw the longest serving chief minister in India's history as of 2024? यानी भारत के इतिहास में 2024 तक किस राज्य में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिक्किम, पवन कुमार चामलिंग। सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखते हैं। उन्होंने लगातार 24 वर्षों से अधिक समय तक काम किया, जो पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु के पिछले ऐतिहासिक रिकॉर्ड से भी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 20। हु प्रेसिड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? यानी राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री राज्य कैबिनेट के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और मंत्री परिषद की सभी अहम बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। मुख्यमंत्री कैबिनेट के फैसलों को गहराई से प्रभावित करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी मंत्री सामूहिक जिम्मेदारी का पालन करें। क्वेश्चन नंबर 21। कैन अ चीफ मिनिस्टर बी प्रोसिक्यूटेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस व्हाइल इन ऑफिस? यानी क्या पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यस, बट ओनली विद द गवर्नर्स सैंक्शन। राष्ट्रपति और राज्यपाल, जिन्हें अनुच्छेद 361 के तहत पूर्ण छूट प्राप्त है, के विपरीत एक मुख्यमंत्री पर पद पर रहते हुए आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कानूनी तौर पर राज्य के राज्यपाल से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 22। हु एक्ट्स एज द चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? यानी राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कौन कार्य करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द चीफ मिनिस्टर। सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख और सरकार के मुख्य नेता के रूप में मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं। वे विधायिका में प्रमुख नीतियों की घोषणा करते हैं और राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। द रिलेशनशिप बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय विच सेट ऑफ आर्टिकल्स? यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संबंध मुख्य रूप से किन अनुच्छेदों द्वारा शासित होते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 163, 164, 167। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक संबंध अनुच्छेद 163 सलाह देना, अनुच्छेद 164 नियुक्ति और सामूहिक जिम्मेदारी और अनुच्छेद 167 महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य द्वारा विस्तार से परिभाषित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24। द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज? यानी मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के प्रमुख होते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। राज्य स्तर पर
मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेनाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ये भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की भूमिका के समान है, जिसका उद्देश्य किसी भी संकट या आपातकाल का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना है। क्वेश्चन नंबर 25। If a chief minister loses the majority in the assembly but refuses to resign, what action can the governor take? यानी यदि कोई मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत खो देता है लेकिन इस्तीफा देने से इनकार करता है तो राज्यपाल क्या कार्रवाई कर सकता है? So the correct answer is option B. Dismiss the chief minister and their government. यदि कोई मुख्यमंत्री विश्वास मत हार जाता है या स्पष्ट रूप से अपना विधायी बहुमत खो देता है और फिर भी पद छोड़ने से साफ इनकार करता है तो राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को तुरंत बर्खास्त करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163, हु इज टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर फंक्शंस? यानी अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह कौन देता है? So the correct answer is option C. The Council of Ministers headed by the CM. अनुच्छेद 163 स्थापित करता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। हालांकि उन मामलों को छोड़कर जहां संविधान के अनुसार राज्यपाल को अपने विवेक से स्वतंत्र रूप से कार्य करना होता है। क्वेश्चन नंबर 27। The principle of collective responsibility in state governments is enshrined in which article? यानी राज्य सरकारों में सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? So the correct answer is option B, आर्टिकल 164। अनुच्छेद 164 स्पष्ट रूप से आदेश देता है कि मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। इसका मतलब यह है कि सभी मंत्री एक साथ तैरते और डूबते हैं। यदि सरकार विश्वास मत हार जाती है तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28। The total number of ministers, including the CM, in a state shall not exceed what percentage of the total strength of the legislative assembly? यानी किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 15%। 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य मंत्रिमंडल के अधिकतम आकार को सीमित कर दिया। ये अनिवार्य करता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 29। What is the minimum number of ministers, including the CM, that a state must have, regardless of the assembly's size? यानी विधानसभा के आकार की परवाह किए बिना किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? So the correct answer is option B, 12। अधिकतम सीमा को 15% पर सीमित करने के साथ 91वें संशोधन ने कार्यात्मक शासन सुनिश्चित करने के लिए एक न्यूनतम सीमा भी निर्धारित की। ये निर्दिष्ट करता है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30। स्टेट मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू whom? यानी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? So the correct answer is option C, the governor। यद्यपि मंत्री विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 164 कहता है कि वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री को हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31। The oath of office and secrecy administered to state ministers is outlined in which schedule of the Constitution? यानी राज्य के मंत्रियों को दिलाई जाने वाली पद और गोपनीयता की शपथ संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? So the correct answer is option B, 3rd schedule। कोई भी मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। इन शपथों का सटीक पाठ्य प्रारूप
और वाक्यांशों का वर्णन भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में बहुत ही सावधानी पूर्वक और स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32। कैन अ पर्सन बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर्स? यानी क्या कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना मंत्री बन सकता है? So the correct answer is option C, yes, for a maximum period of 6 months. अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। पद पर बने रहने के लिए उन्हें इस निश्चित समय सीमा के भीतर चुनाव जीतना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 33। If a minister disagrees with the cabinet decision, what is their constitutional obligation? यानी यदि कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत है तो उसका संवैधानिक दायित्व क्या है? So the correct answer is option B. They must accept it or resign from the cabinet. सामूहिक जिम्मेदारी के मूल सिद्धांत के कारण कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होता है। यदि कोई मंत्री दृढ़ता से असहमत है और नीति का समर्थन नहीं कर सकता है तो उसके पास एकमात्र सम्मानजनक विकल्प अपना इस्तीफा सौंपना होता है। क्वेश्चन नंबर 34। हु डिटरमाइंस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्टेट मिनिस्टर्स? यानी राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द स्टेट लेजिस्लेचर। संविधान मंत्रियों के लिए सटीक पारिश्रमिक तय नहीं करता है। इसके बजाय अनुच्छेद 164 इस अधिकार को पूरी तरह से राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर को सौंपता है, जिससे वे कानून बनाकर समय समय पर वेतन और भत्तों का निर्धारण और संशोधन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। Which specific amendment added आर्टिकल 164 ए restricting the size of the council of ministers? यानी किस विशिष्ट संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करते हुए अनुच्छेद 164 ए जोड़ा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 91वें अमेंडमेंट। 2003 में पारित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 164 में खंड ए को जोड़ा था। इसका मुख्य उद्देश्य जंबो कैबिनेट, विशाल मंत्रिमंडल की परिपाटी पर रोक लगाना और सरकारी खजाने को बचाना था, जिसने कुल मंत्रालय के आकार को 15% तक सीमित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 36। इन सर्टन स्टेट्स आर्टिकल 164 mandates a minister in charge of tribal welfare. Which state is not included in this list? यानी कुछ राज्यों में अनुच्छेद 164 के तहत आदिवासी कल्याण मंत्री का होना अनिवार्य है। इस सूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिहार। अनुच्छेद 164 के तहत छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में आदिवासी कल्याण मंत्री का होना आवश्यक है। बिहार मूल रूप से इसमें शामिल था, लेकिन झारखंड के निर्माण के बाद 2006 में 94वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे स्पष्ट रूप से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ किचन कैबिनेट एट द स्टेट लेवल? यानी राज्य स्तर पर किचन कैबिनेट की अवधारणा क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एन इनफॉर्मल स्मॉल बॉडी ऑफ ट्रस्टेड कलीग्स एडवाइजिंग द सीएम। ये एक गैर संवैधानिक और अनौपचारिक निकाय है जिसमें मुख्यमंत्री और उनके कुछ सबसे भरोसेमंद सहयोगी या दोस्त शामिल होते हैं। इसे किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट कहा जाता है। यह पर्दे के पीछे से काम करती है और सरकार के महत्वपूर्ण फैसले लेने में अहम शक्ति रखती है। क्वेश्चन नंबर 38। द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टिपिकली कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी टियर्स? यानी राज्य मंत्रिपरिषद में आमतौर पर कितने स्तर होते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 3। राज्य परिषद में आमतौर पर रैंक के आधार पर मंत्रियों के 3 अलग अलग स्तर होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इनमें से कैबिनेट मंत्री सबसे महत्वपूर्ण विभागों को संभालते हैं और राज्य की नीतियों को आकार देने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। कैन द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द गवर्नर बी इंक्वायर्ड इनटू बाय एनी कोर्ट? यानी क्या मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी अदालत द्वारा की जा सकती है?
So the correct answer is option C. No, it cannot be inquired into by any court. अनुच्छेद 163 सख्ती से ये प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को कोई सलाह दी गई थी या नहीं, और यदि हां तो क्या सलाह दी गई थी। इस प्रश्न की जांच किसी भी अदालत में नहीं की जाएगी। ये कार्यपालिका के मामलों में पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 40। For the National Capital Territory of Delhi, the size of the Council of Ministers is capped at what percentage of the Assembly? यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कितने प्रतिशत तक सीमित है? So the correct answer is option A, 10%। सामान्य राज्यों 15% के विपरीत अनुच्छेद 239 ए दिल्ली में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या को उसकी विधानसभा के कुल सदस्यों के 10% तक सीमित करता है। 70 सदस्यीय विधानसभा के साथ दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम केवल 7 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। If the Legislative Assembly passes a no confidence motion against a single minister, what is the outcome? यानी यदि विधानसभा किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो इसका परिणाम क्या होता है? So the correct answer is option C. The entire Council of Ministers must resign. सामूहिक जिम्मेदारी के सख्त सिद्धांत के तहत यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे पूरी सरकार के खिलाफ अविश्वास माना जाता है। नतीजतन मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 42। Who defines the rules for the more convenient transaction of the business of the state government? यानी राज्य सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए नियम कौन परिभाषित करता है? So the correct answer is option B, the governor. अनुच्छेद 166(3) के अनुसार यह राज्यपाल है जो राज्य सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक तरीके से करने और राज्य के मंत्रियों के बीच ऐसे कार्यों के उचित आवंटन के लिए औपचारिक रूप से नियम और कानून बनाता है। क्वेश्चन नंबर 43। A state minister has the right to speak and participate in the proceedings of, यानी राज्य के मंत्री को किसकी कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है? So the correct answer is option B, both houses of the state legislature. अनुच्छेद 177 के तहत प्रत्येक राज्य मंत्री को विधानसभा और विधान परिषद यदि मौजूद हो दोनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का संवैधानिक अधिकार है। हालांकि वे कानूनी रूप से केवल उसी सदन में मतदान कर सकते हैं जिसके वे वास्तविक सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। What happens to a minister who is disqualified under the anti-defection law, 10वीं अनुसूची? यानी दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किए गए मंत्री का क्या होता है? So the correct answer is option B. They are automatically disqualified from being a minister. 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम ने एक सख्त प्रावधान जोड़ा जिसमें यह घोषित किया गया कि यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य दल बदल के आधार पर कानूनी रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह मंत्री नियुक्त होने के लिए भी स्थायी रूप से अयोग्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। Which of the following is not a constitutional category of ministers in a state? यानी निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य में मंत्रियों की संवैधानिक श्रेणी नहीं है? So the correct answer is option D, parliamentary secretary. जबकि कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री और उप मंत्री परिषद के पारंपरिक स्तर बनाते हैं, संसदीय सचिव यानी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक गैर संवैधानिक नियुक्ति है। 15% मंत्री कैप सीमा को दरकिनार करने के पिछले दरवाजे के तरीके के रूप में इसकी अक्सर आलोचना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46। When a new chief minister is appointed, do the existing ministers need to take a fresh oath? यानी जब नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है तो क्या मौजूदा मंत्रियों को नई शपथ लेनी होती है? So the correct answer is option B. Yes, the dissolution of COM means a new government is formed.
चूंकि मुख्यमंत्री की मृत्यु या इस्तीफे से पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है, इसलिए जब भी कोई नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है तो एक पूरी तरह से नई मंत्रिपरिषद का गठन होता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक मंत्री को नई शपथ लेना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 47। द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इज, यानी उप मुख्यमंत्री का पद है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में उप मुख्यमंत्री के पद का औपचारिक रूप से कोई उल्लेख नहीं है। यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक रचना है जिसका उपयोग अक्सर शक्तिशाली क्षेत्रीय नेताओं या गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। वे सिर्फ कैबिनेट मंत्री के रैंक के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। All executive action of the government of a state shall be expressed to be taken in the name of the, यानी राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां किसके नाम पर की गई मानी जाएंगी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गवर्नर। अनुच्छेद 166 द्वारा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयों को औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर लिया गया माना जाता है। भले ही फैसले कैबिनेट द्वारा लिए जाते हों, लेकिन राज्यपाल राज्य का कानूनी संप्रभु होता है। क्वेश्चन नंबर 49। If a state government refuses to implement a directive from the union government, what constitutional consequence can follow? यानी यदि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देश को लागू करने से इनकार करती है तो इसका क्या संवैधानिक परिणाम हो सकता है? So the correct answer is option C. Precedence rule can be imposed under Article 365. यदि राज्य मंत्रिपरिषद संविधान के तहत केंद्र द्वारा दिए गए वैध निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है तो अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति को यह घोषणा करने की अनुमति देता है कि राज्य सरकार ठीक से नहीं चल सकती, जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50। द कोर न्यूक्लियस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच टेक्स ऑल मेजर पॉलिसी डिसीजंस इज कॉल्ड द, यानी मंत्रिपरिषद का वो मुख्य केंद्र क्या कहलाता है जो सभी प्रमुख नीतिगत निर्णय लेता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कैबिनेट। कैबिनेट बहुत बड़ी मंत्रिपरिषद के भीतर एक छोटा लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली निकाय है। इसमें केवल शीर्ष रैंक वाले कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये राज्य सरकार के सर्वोच्च नीति निर्माता अंग के रूप में कार्य करता है और सभी महत्वपूर्ण कार्यकारी निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 51। Which article of the Indian Constitution states that there shall be a governor for each state? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? So the correct answer is option B, आर्टिकल 153। संविधान का भाग 6 राज्यों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 153 स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक कार्यकारी के मौलिक कार्यालय को आधिकारिक रूप से स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 52। Which constitutional amendment made it possible to appoint the same person as governor for 2 or more states? यानी किस संवैधानिक संशोधन ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करना संभव बनाया? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 7वें अमेंडमेंट एक्ट 1956। प्रशासनिक लचीलेपन को सुविधाजनक बनाने के लिए 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 153 को संशोधित किया। इसने विशेष रूप से प्रावधान किया कि एक ही व्यक्ति को एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53। बाय whom इज द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट अपॉइंटेड? यानी किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है और इसके लिए किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज द नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर ऑफ अ गवर्नर?
यानी राज्यपाल का सामान्य निर्धारित कार्यकाल कितना होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 5 ईयर्स। अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि कोई भी राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष के सामान्य कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा। हालांकि ये कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति की निरंतर इच्छा यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर सख्ती से निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 55। What is the minimum age qualification required to be appointed as a governor? यानी राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 35 ईयर्स। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लायक केवल 2 बुनियादी योग्यताओं की रूपरेखा देता है। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ये आयु सीमा भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक आयु के बिल्कुल समान है। क्वेश्चन नंबर 56। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? यानी किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। अनुच्छेद 159 अनिवार्य करता है कि प्रत्येक राज्यपाल को पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण शपथ उस विशिष्ट राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57। द गवर्नर्स पावर टू ग्रांट पर्डन्स, रिप्रीव्स और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट इज एनश्राइंड इन, यानी क्षमा, प्रविलंबन या सजा में छूट देने की राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 161। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को राज्य के कानून के खिलाफ दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने, सजा कम करने या निलंबित करने की कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है। हालांकि राष्ट्रपति के विपरीत वे मौत की सजा यानी डेथ सेंटेंस को पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। Under which article does the governor have the power to promulgate ordinances? यानी किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? So the correct answer is option B, आर्टिकल 213। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को राज्य विधान मंडल के अवकाश के दौरान तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। इन अध्यादेशों का बिल्कुल वही बल और कानूनी प्रभाव होता है जो राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का होता है। क्वेश्चन नंबर 59। गवर्नर्स ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन व्हाट टाइम फ्रेम आफ्टर इट्स रीअसेंबली? यानी राज्यपाल के अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के दोबारा एकत्र होने के बाद कितने समय के भीतर मंजूरी मिलनी चाहिए? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 6 वीक्स। एक बार राज्य विधान मंडल की बैठक फिर से शुरू होने के बाद राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को 6 सप्ताह की सख्त समय सीमा के भीतर दोनों सदनों द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60। The governor can reserve a state bill for the consideration of the president under which article? यानी राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधेयक को सुरक्षित रख सकता है? So the correct answer is option B, आर्टिकल 200। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को सहमति देने, सहमति रोकने या विधेयक को वापस करने की शक्ति देता है। महत्वपूर्ण रूप से ये राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने की भी अनुमति देता है, खासकर यदि ये उच्च न्यायालय की शक्तियों को खतरे में डालता है। क्वेश्चन नंबर 61। हु एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज? यानी राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में कौन कार्य करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द गवर्नर। अपने उच्च पद के आधार पर राज्यपाल लगभग सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के पदेन चांसलर के रूप में कार्य करता है। इस शैक्षणिक क्षमता में राज्यपाल मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 62। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन?
यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द गवर्नर। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। हालांकि ये एक अनूठा प्रावधान है जहां राज्यपाल द्वारा नियुक्त होने के बावजूद उन्हें उनके पद से केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 63। Which constitutional provision grants the governor immunity from criminal proceedings during their term of office? यानी कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही से छूट प्रदान करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 361। अनुच्छेद 361 राज्यपाल को पूर्ण व्यक्तिगत छूट प्रदान करता है। उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही न तो शुरू की जा सकती है और न ही जारी रखी जा सकती है, और उन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 64। द गवर्नर कैन नॉमिनेट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मेंबर्स टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? यानी राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1/6। अनुच्छेद 171 राज्यपाल को राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे हिस्से 1/6 को मनोनीत करने की अनुमति देता है। इन व्यक्तियों के पास साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 65। Under the 104th Constitutional Amendment Act, which power of the governor was practically abolished? यानी 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्यपाल की कौन सी शक्ति व्यवहारिक रूप से समाप्त कर दी गई? So the correct answer is option B, nominating an Anglo-Indian to the Assembly. पहले अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकते थे। 2019 के 104वें संशोधन अधिनियम ने इस आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया, जिससे राज्यपाल की ये विशिष्ट नामांकन शक्ति प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 66। What is the constitutional position of a governor regarding a money bill? यानी मनी बिल के संबंध में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड विद देयर प्रायर रिकमेंडेशन। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सिफारिश के बिना कोई भी मनी बिल पेश नहीं किया जा सकता है। एक बार जब यह विधायिका द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उन्हें सहमति देनी ही होती है, वे इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। क्वेश्चन नंबर 67। In which state does the governor have special responsibility regarding law and order under Article 371A? यानी अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नागालैंड। अनुच्छेद 371A नागालैंड को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। ये नागालैंड के राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के संबंध में एक विशेष जिम्मेदारी सौंपता है, जिससे वे राज्य मंत्री परिषद से परामर्श करने के बाद अपने व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। हु कॉजेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी स्टेट बजट टू बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर? यानी राज्य विधान मंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन रखवाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द गवर्नर। अनुच्छेद 202 के अनुसार यह राज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधान मंडल के सदन के पटल पर रखवाए। क्वेश्चन नंबर 69। द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज एट द डिस्पोजल ऑफ द, यानी राज्य की कॉन्टिजेंसी फंड किसके निपटान पर होती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गवर्नर। अनुच्छेद 267 के तहत राज्य विधान मंडल एक आकस्मिकता निधि स्थापित करता है।
विधायी प्राधिकरण के लंबित रहने तक अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम धनराशि निकालने हेतु ये निधि विशेष रूप से राज्यपाल के अधिकार में रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 70। हु कैन रिमूव द गवर्नर फ्रॉम ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर 5-year टर्म? यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यपाल के पास कार्यकाल की कोई निश्चित सुरक्षा नहीं होती है और वो पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसलिए भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करते हुए राज्यपाल को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71। इन केस द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 states, हाउ इज देयर सैलरी अपोर्शन्ड? यानी यदि एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उनका वेतन कैसे विभाजित होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अपोर्शन्ड बिटवीन स्टेट्स बाय द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 158(3)(a) के तहत यदि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करता है तो उनका वेतन दोगुना नहीं होता है। इसके बजाय राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश जारी करके वेतन को उन राज्यों के बीच गतिशील रूप से विभाजित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72। डज द गवर्नर हैव कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स? यानी क्या राज्यपाल के पास संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यस, एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन आर्टिकल 163। राष्ट्रपति के विपरीत अनुच्छेद 163 स्पष्ट रूप से राज्यपाल को संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। यदि ये प्रश्न उठता है कि कोई मामला उनके विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, तो उस पर राज्यपाल का लिया गया निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 73। Under Article 356, the governor can send a report to the president recommending what? यानी अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट भेज सकता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट्स रूल। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है, तो वे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। इफ द गवर्नर रिजर्व्स अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स असेंट एंड द प्रेसिडेंट रिटर्न्स इट फॉर रिकंसिडरेशन, हाउ लॉन्ग डज द स्टेट लेजिस्लेचर हैव टू रिकंसिडर इट? यानी यदि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रखता है और राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो राज्य विधान मंडल के पास कितना समय होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 months। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी आरक्षित विधेयक को राज्य विधान मंडल में वापस करने का निर्देश देते हैं तो विधायिका को राष्ट्रपति से ऐसा संदेश प्राप्त होने की तारीख से ठीक 6 महीने की अवधि के भीतर उस विधेयक पर फिर से विचार करना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 75। हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? यानी राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द गवर्नर। अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। ये महत्वपूर्ण अधिकारी राज्य के भीतर पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसे विशुद्ध रूप से स्थानीय निकायों के चुनाव की देखरेख करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के इन 75 प्रश्नों से आपकी बहुत मदद हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतरीन बनाए रखने के लिए पाथवे एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।